नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट मैं करने जा रही हूँ भारत की बात सीरीज़ में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है मुझे लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आज से 25 साल पहले एक बहुत ही रंगीन सपनों की दुनिया में रहती थी। मेरे कुछ सपने थे, मुझे लगता था मैं बॉम्बे जाऊँगी, एक एक्ट्रेस बनूँगी, पर चलिए जो हो गया वो स्ट्रगल मैंने नहीं किया। पर मैं देखती हूँ आज के टाइम के जो यंग एक्टर्स हैं, जो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपने सपनों को जिया है, सपनों को जी रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं बहुत ही मशहूर बॉलीवुड एक्टर करण आनंद। नमस्कार। करण, मैं भी आपकी हाल फिलहाल मैंने कुछ फिल्में देखी जिसमें आपकी सलमान खान के साथ किक, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पर जिस मूवी ने मेरे ऊपर छाप छोड़ा वो थी आपकी बेबी, जिसमें आपने एक नेगेटिव रोल किया है, आपने एक टेररिस्ट का रोल किया है। नाउ अगर मैं आपके बारे में जितना मैं जानती हूँ, आप एनएसडी से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, आप एकजुट एक बहुत ही बढ़िया थिएटर ग्रुप है जिसके साथ आप जुड़े, फिर आप मॉडलिंग की दुनिया में आए। आपने डॉनियर शूटिंग्स के लिए मॉडलिंग की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए की आपने मॉडलिंग, एंड देन यू वेंट ऑन टू डू, आई थिंक आपने एक बंगाली फिल्म की और आपने एक भोजपुरी फिल्म की। उसके बाद आपको बॉलीवुड में एक ब्रेक मिला और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट एट द सेम टाइम मैं ये देखती हूँ कि आप बड़े रोल नहीं करते, आप छोटे रोल करते, इम्पैक्टफुल रोल करते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले बताइए, आपके लिए एक्टिंग की परिभाषा क्या है? हाँ रितु जी, एक्चुअली दो तीन चीज़ें हैं जो पहले तो मैं वो बताऊँ आपको कि इनिशियल स्टेज पर जब आप आउटसाइडर होते हो ना जी। तो आपको बड़े रोल नहीं मिलते। वो हमारे लिए एक कंपल्शन जैसा होता है कि जो रोल हो उसको हम उस तरीके से जिएं। तो जब एक तो आपके अंदर सच्चाई और लगन होनी चाहिए, जो मैं हमेशा सब जगह कहता हूँ कि अगर आप ट्रुथफुल हैं तो आप उस कैरेक्टर को पकड़ लेते हो, और जब वो कैरेक्टर को आप पकड़ लेते हो और उस कैरेक्टर के अंदर थोड़ी सी भी लाइफ है, कैरेक्टर की एक जीने की उस स्क्रीन पर वो जी रहा है, तो वो ऑडियंस के दिमाग में छाप छोड़ जाता है। इनिशियल स्टेज पर मैंने छोटे रोल ज़रूर किए, लेकिन उसके बाद बेबी के बाद लोगों का परसेप्शन मेरे लिए बहुत बदला। फिर मैंने लुप्त एज ए हीरो फिल्म की, एज ए लीड फिल्म करी बेबी के बाद, और उसके बाद दूसरी फिल्म मेरी एज ए लीड थी रंगीला राजा। अनफॉर्चुनेटली गोविंदा जी और हम दोनों ही हीरो थे उसमें, बट वो फिल्म चली नहीं, तो इसलिए उस फिल्म के बारे में कम लोग जानते हैं और वो किसी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है। फिल्म चलने और जब चलती है तो उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, और जब नहीं चलती तो उसके 50 रीज़न होते हैं। तो उसके साथ भी कुछ वैसा था उस फिल्म के साथ। और उस रिलीज़ के बाद ही अनफॉर्चुनेटली कोविड का दौर शुरू हो गया। तो कोविड के दौर में कोई भी कुछ काम कर ही नहीं सक रहा था, लेकिन उस पीरियड में भी मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे एक वेब फिल्म मिली जिसका नाम था इट्स ओवर। वो MX प्लेयर पर है, और उसको जो प्रोड्यूसर थे वो इतने पैशनेट मिस्टर राजेश मोहंती कि उन्होंने बोला कि हम शूटिंग करेंगे। और मैं भी घर बैठा था, बोर हो रहा था, घर से ना कहीं जाना था ना आना था, सिर्फ लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए कुछ हम लोग एक अच्छा काम कर रहे थे। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग आपका चैप्टर होता है जहाँ आप किसी और के लिए कुछ करते हो। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए हम वहाँ चलेंगे, पुणे के आगे एक रिसॉर्ट है, वहाँ पूरी यूनिट बंद हो जाएगी और हम बाहर से किसी को नहीं पता लगेगा और हम शूटिंग कर लेंगे। ये कहीं गड़बड़ भी ना हो जाए, मुझे लग रहा है मैं जो बातें बता रहा हूँ दैट इज़ डेंजरस ऑल्सो। नहीं, दैट्स वेरी गुड। तो उन्होंने परमिशन वगैरह कुछ लिया, उन्होंने किया गाड़ी निकलने, क्योंकि सुबह बोले 4 बजे निकलना है। तो 4 बजे हम लोग मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, और इट्स अ प्रॉपर कोविड चल रहा था उस वक्त। हम सब लोग लोनावला के आगे गए, एक रिसॉर्ट था, उसके अंदर हम सब लोग लॉक्ड हो गए, और हमने वहाँ 5 दिन अच्छे से शूटिंग करी। और उसके बाद फिर वो पोस्ट और ये वो सब चलता रहा, फिर वो हुआ। उसके बाद जब कोविड का दौर ख़त्म हुआ तो फिर मुझे एक और शॉर्ट फिल्म मिली। लकली वो शॉर्ट फिल्म उसने भी मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसको कुछ 19 या 20 अवार्ड हो चुके हैं, जिसमें मुझे 2 बेस्ट एक्टर अवार्ड हैं, और वो नेशनल और इंटरनेशनली बहुत पसंद की जा रही है। अभी भी मैक्सिको फिल्म फेस्टिवल में वो 4 कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। उस फिल्म के वजह से मुझे ओ माई गॉड 2 मिली। ओ माई गॉड 2 में छोटा रोल है, लेकिन वो फिल्म मैंने की बिकॉज ऑफ
मेरे डायरेक्टर मिस्टर अमित राय, वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। मुझे उनके साथ फिल्म करनी थी तो मुझे लगा था, क्योंकि शॉर्ट फिल्म भी उनके साथ ही की थी, उनके एसोसिएट ने डायरेक्ट किया था और पूरी फिल्म को उन्होंने डिज़ाइन किया था। उन्होंने ओ माई गॉड 2 में मुझे एक छोटे से रोल में कास्ट किया। वो अभी आप लोग देखोगे, आई थिंक अप्रैल मई में रिलीज़ होगी। उसके बाद अब उनके साथ मैं एज ए लीड फिल्म कर रहा हूँ, सेम डायरेक्टर के साथ। फिर ये फिल्म मुझे मिली, जाइए आप कहाँ जाएंगे, और अभी ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, एडिट पर है, पोस्ट पर है, उसका प्रोसेस चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जाइए आप कहाँ जाएंगे से मेरे प्रति लोगों का परसेप्शन और भी बदलेगा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें, और वो फिल्म मुझे एज एन एक्टर एक अलग लेवल पर लेके जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, और महादेव ऐसा लगता है करेंगे। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। अभी आपने कहा कि आपने ओ माई गॉड में एक छोटा रोल किया है पार्ट 2 में। एक्टर आज के टाइम में एक्टिंग करता है, एक्टिंग ख़त्म हो जाती है, जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं फिल्म की प्रमोशन एंड मार्केटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक्टर का क्या इस वक्त मैं क्या कहूँ, एक उसका तो एक इम्पैक्ट उसको छोड़ना चाहिए एक्टिंग करके ऑडियंस पे, बट एट द सेम टाइम मार्केटिंग कैसे कर सकता है? वो क्या करे? आजकल के बच्चे समझना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, इंटरनली अगर आप सारे एक्टरों से पूछोगे ना, कोई नहीं करना चाहता, मार्केटिंग नहीं करना चाहते, वो भागना नहीं चाहता। अच्छा। वो जिस तरह से मेहनत होती है उसमें, और वो नहीं करना चाहता। साउथ में नहीं होता ये, साउथ के किसी स्टेट में नहीं होता। सो आप ये कह रहे हो कि पुष्पा, RRR इन्होंने किसी कोई ने मार्केटिंग नहीं की वहां पर, ये जो बट ये फिल्म्स हिट हुई हैं, सुपर डुपर हाँ, हिट। वही कह रहा हूँ, वो कंटेंट की वजह से वो फिल्म अच्छी थी, इसलिए मार्केटिंग की वजह से नहीं हिट हुई है। अगर मार्केटिंग की वजह से हिट होती तो हमारे हिंदी फिल्मों के सारे स्टार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उनमें से चंद फिल्में ही चल पा रही हैं। जी बिल्कुल सही बात जी, है। तो अभी मार्केटिंग करने से उस फिल्म के बारे में पब्लिक को पता लग जाता है, वो फिल्म हिट नहीं करवाता। एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि मार्केटिंग करने से फिल्म चलती, मार्केटिंग करने से फिल्म नहीं चलती। मार्केटिंग करने से फिल्म चलती तो सारी फिल्में 400-500 करोड़ रुपए कमाती। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मार्केटिंग में हर लेवल पे जाके, इवन कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करना, मिलना, रोड पर जाना, ट्रेन में जाना, बस में जाना, जितने तरीके PR बताता है वो सब करते हैं, लेकिन उससे फिल्म नहीं हिट होती। उससे एक अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ, एक फिल्म रिलीज़ हो रही है। हालांकि अवेयरनेस के लिए आज मैं एक नाम नहीं लूँगा, 1-2 एक्टर हैं जो मार्केटिंग नहीं करते। अच्छा। हाँ, बड़े स्टार हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते। उन्होंने तय कर लिया है कि वो मार्केटिंग नहीं करेंगे, उनकी फिल्म में दम होगा तो चलेगा, और वो उनकी फिल्मों के साथ हुआ, वो चली भी हैं। अच्छा, अब जैसे आप अपनी इमेज के बारे में बात करें, जहाँ तक मैं करण आनंद को समझती हूँ, मेरे लिए तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन विद वेरी गुड बॉडी, वेरी गुड फिजिक, स्ट्रॉन्ग मैन, वेरी हैंडसम लुकिंग मैन, या अपीलिंग टू आईज। बट आप कह रहे हैं कि अभी आपकी जो एक फिल्म आने वाली है, जिसके लिए आपको 2 अवार्ड्स मिले हैं एंड आप मैक्सिको में उसको रिप्रेजेंट करने जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमेज उससे चेंज होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इस बात से बहुत खुश होऊंगा। मैं चाहूंगा कि हर फिल्म से मेरी इमेज चेंज हो। एवरी फिल्म? हाँ, मैं हर बार कुछ ऐसा करूं कि हर बार लोगों को मैं हैरान करूं कि ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, हैरान कर रहे हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे हर कैरेक्टर से, और ये 2 फिल्मों से तो लोगों को होगा। एक जो शॉर्ट फिल्म है मेरी, कलर ब्लैक नाम है उस फिल्म का, और वो भी जब कभी जिस प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी उससे भी लोग हैरान होंगे। और ये जो जाइए आप कहाँ जाएंगे, इसमें भी लोगों को एक बहुत अलग रूप देखने को मिलेगा मेरा। वंडरफुल। और हम चाहते हैं कि करण आनंद को लोग अलग अलग रूप में देखें, सोसाइटी की अलग अलग पहलुओं पे अपनी फिल्म में प्रॉब्लम्स को दिखाएं। एंड आई एम श्योर कि आपकी कुछ फिल्में तो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने का जॉनरे इज अबाउट। जाइए आप कहाँ जाएंगे भी बहुत बड़े सोशल मुद्दे पर है। हाँ। उसका एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, फीमेल को लेके है, उनकी जो प्रॉब्लम्स। ज़्यादा डिस्क्लोज अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिल्म रिलीज़ के समय बहुत सारी बातें हमें करनी होती हैं। वो एक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा है, और फीमेल को लेके है। अच्छा करण, एक इशू है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है आपने शायद उसके बारे में बात किया था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, नेपोटिज्म के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए,
ये जो फिल्म है ना, फिल्म इंडस्ट्री, जी ये नेपोटिज्म से नहीं चलती है। देखो क्या होता है, जो जो फिल्म स्टारों के बच्चे या फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक चीज़ बहुत इजी होती है जो हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होती है, कि वो किसी को भी, दे आर वन फ़ोन कॉल अवे। वो उनको मीटिंग करनी होगी, मिलना होगा, तो उनके लिए इजी होता है, पर इतना ही होता है। उसके बाद क्योंकि अल्टीमेटली ये फिल्म जो जाती है बन के, वो ऑडियंस के बीच में जाती है, उसको रिक्शे वाले से लेके मतलब गरीब तबके से लेके अमीर तबका तक देखता है, और वो पैसा खर्च करता है, वो उसको स्टार बनाता है। कोई फिल्म वाला किसी अपने बच्चे, ऐसे बहुत सारे, मैं वो नाम लेके मतलब नहीं है, जो घर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े स्टारों के बच्चे हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर के बच्चे हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कंटेंट इज द किंग एंड द एक्टिंग इज द किंग। देखिए, अगर आप एक्टर हो जी, अगर आपके पास वो टैलेंट है, तो आज आपके हाथ में, मैं थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहा था, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप यहाँ से भी स्टार धीरे धीरे बन सकते हो। आज कितने लोग हैं जिनको सोशल मीडिया से उठा के वेब सीरीज़ उन पे बन रही है, वो मेन लीड में कास्ट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा बट यही है कि आपका टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, आपका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। जो आपने सोशल मीडिया की बात की, तो कल मैं आपको लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी, एंड आपके और भी जगह आपके सोशल प्रोफाइल चेक कर रही थी, तो कहीं ना कहीं करण आप ये कहना चाहते हैं कि सर्कुलेशन में रहने के लिए, एक एक्टर को सर्कुलेशन में रहने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक्डइन तो बेसिकली जॉब्स के लिए होता है, जॉब सीकर्स के लिए होता है, बट स्टिल यू आर देयर एंड योर प्रोफाइल इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेट मी टेल यू, अगर मेरे को कभी कोई एक्टिंग का प्रोफेसर हायर करना हो या फिल्म मेकिंग का, तो मैं सबसे पहले आपको जॉब ऑफर करूँगी। सो इट्स, कैन यू से समथिंग अबाउट इट? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो सोशल मीडिया पे आपने मुझे देखा है, एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लो या थोड़ी सी मजबूरी कह लो, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। आप अगर इंस्टा वगैरह पे गौर करें तो शायद 5, 7, 10 दिन में मैं एक आध पोस्ट डाल देता हूँ, 15 दिन में। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब फिल्म रिलीज़ का समय आता है या मैं फिल्म की शूट कर रहा हूँ, तो उस समय चूँकि इतनी अलग अलग एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो मैं ज़रूर करता हूँ। लेकिन ओरिजिनल ज़िंदगी में मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ, मैं कहाँ मिलने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बात करता। मतलब मुझे एक पर्सनल लाइफ भी मेरी है जिसको मैं अलग रखना चाहता हूँ, और एक प्रोफेशनल लाइफ है। हाँ, जो फिल्में जब मैं करूँगा तो मैं अपने फ़ैन तक, मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं फ़ैन तक, उनको मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं ये फ़िल्म कर रहा हूँ, इसमें ये मेरी फिल्म आने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो सराहना ज़रूर करना, और बुरी लगे तो कमी भी ज़रूर बताना, और जो भी जैसा भी आपको ओरिजिनल लगता है आप वो ज़रूर करना। लेकिन मैं frankly I'm not a social media guy. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट करण कि एक सेलिब्रिटी होके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना। हाँ, ये हो सकता है, शायद मैं अभी कह सकता हूँ मैं उतना बड़ा एक्टर नहीं बना हूँ, इसलिए शायद उतना लोग नहीं झांक रहे होंगे। जब उस लेवल पे आ जाऊँगा तो परेशान करेंगे, तब वो एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। अभी उस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, अभी मेरे एक स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे, जैसे अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछा क्या आपको आम पसंद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको खाने में क्या पसंद है, एंड एज एन एक्टर वो जो चीज़ आपको पसंद है वो आप अपने से दूर रखते हो या हमेशा अपने पास रखते हो? नहीं, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि आज जहाँ मैं, भगवान ने मुझे पहुँचाया है जी, उसके लिए जो भी मेहनत मैंने की है थोड़ी बहुत, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू रखना है मुझे। तभी मैं जो एक सपना देखा है वहाँ तक पहुँचने का, एक अच्छा एक्टर, अच्छा कलाकार के तौर पर उस लिस्ट में अपना नाम करें। जब भी कभी बड़े कलाकारों का नाम आए तो मेरी ख्वाहिश है कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम गिना जाए। Absolutely. तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास हमारा जो माध्यम होता है वो हमारा शरीर ही है। जी। तो हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन वो क्या होता है ये दिमाग है, आप इसको जैसा ट्यून करते हो ना, ये वैसा होता है। तो मैंने मेरे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मैंने इसको ट्यून किया, तो मुझे वही पसंद है जो मेरे हेल्थ को अच्छा लगता है।
मुझे फ्रूट्स में खाता हूँ, मैं मिलेट्स ज्वार बाजरे की रोटी वगैरह खाता हूँ, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। रात में मैं ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं और 1 कप दूध है, तो इस तरह की दोपहर में छाछ है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से कफ वात पित्त उसको मैं स्ट्रीम लाइन रखने के लिए सुबह में फ्रूट्स ढेर सारे खा लेता हूँ। 5 तरह के मैं फ्रूट खाता हूँ और ये मैं सालों से खाता हूँ। दोपहर में मैं 1 कटोरी दाल हो गया, जब अभी गर्मी आ गई तो मैं ज्वारी की रोटी हो गई, 1 गिलास छाछ हो गया, कोई सब्ज़ी हो गई, शाम को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गया, मखाना हो गया, इस तरह की चीज़। रात में ढेर सारा वेजिटेबल्स है और 1 कप दूध जिसमें केसर और हल्दी पड़ा होता है। हाँ। ये पूरे दिन का मेरा खाना है। वाह, क्या बात है। भारत की बात के अंदर हमको भारत की इतनी सारी वो चीज़ें जो आजकल के बच्चे फॉलो नहीं करते खाने पीने में, पर ये गुड़ आपने हमारी इंडियन कल्चर से, जो हमारे बारे में बड़े घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये खाओ तो हमेशा इम्यूनिटी बनी रहेगी, फिट बने रहोगे। तो आपसे बात करके मुझे ये लगा कि एक एक्टर में बहुत ज़रूरी है डेडिकेशन होना, ऑनेस्टी होना, अपने गलती को स्वीकारना, उसको अपनी गलती को ठीक करना। क्या मैं सही बात बोल रही हूँ? देखिए, अगर आप गलती करके स्वीकारेंगे नहीं तो आप जब दूसरा कैरेक्टर करेंगे फिर आप वही गलती करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो सच्चाई ईमानदारी के साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो गलती कर रहे हो उसको करेक्ट करो। जी, जो गलती कर रहे हो उसको करेक्ट करो। करण, आपने लाइफ में कभी कोई गलती की है? बहुत सारी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है आपने कोई ऐसी गलती की है जिसको आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ सच नहीं किया है कि कोई गिल्ट हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। और एक शो मेरा आता था रानी पद्मिनी का जौहर जी। तो वो किस्सा मैं कई बार बताता हूँ कि हुआ ये था कि मेरा जो मेकअप रूम था, मतलब वो हम लोग एनडी स्टूडियो में शूट कर रहे थे, तो वहाँ सबको एक स्वीट काइंड ऑफ शैले, बड़ा लैविश होता है वो। मतलब बड़े स्टार भी उसी में रहते हैं। और तो मैं उसमें, मुझे दिया गया था, मैं फिल्म उसका सीरियल का हीरो था, तो मैं शैले में रह रहा। तो उस दिन उसमें एसी नहीं चल रहा था, तो मेरा सीन उस वक्त नहीं था, तो लंच के बाद का मेरा सीन था। तो मैंने लंच किया और मुझे नींद से आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि सामने वाला एक और छोटा सा रूम था, वहाँ जाके देखा एसी चल रहा है, मैं वहाँ जाके सो गया। अब यूनिट को पता नहीं था कि अब यूनिट मुझे ढूंढ रही थी और वो कॉम्बिनेशन सीन था और सारे एक्टर थे और सारे लोग थे। और मेरी गलती क्या होगी कि मेरे स्पॉट बॉय को भी, मेरे पर्सनल बॉय को भी नहीं पता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। अब ये मेरा भी बैड लक था कि किसी ने उस रूम में खोल के नहीं देखा और जगह मुझे देखा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि ये सीरियल, ये हीरो मेरा है, ये वहाँ जाके छोटे से रूम में सो रहा होगा। शायद वो एक गलत बात थी, गलती थी मेरी, कह लो जिसकी कह लो। तो वो मैं वहाँ किसी ने नहीं देखा और 2 घंटे हो गए। 3 बजे जो सीन लगना था, मैं करीब 1:30 थका था, गर्मियों का दिन था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शूट था, तो मैं 2 घंटे करीब नींद लग गई मुझे। 5 बजे अचानक हड़बड़ा के मैं उठा, बाहर आया तो मेरा बॉय, अरे सर कहाँ हैं आप? मैंने बोला कहाँ थे आप? बोला भाई यही बाहर रूम से निकला, यहीं था। तो क्यों, क्या हुआ? अरे सर पूरा यूनिट आपको ढूंढ रहा है। और मेरा जो सेट था वो घोड़े के साथ मेरा सीन था और वो पूरा यूनिट वहाँ पर, और मैं सेट पे पहुँचा हूँ और डायरेक्टर ने इंसल्ट क्या किया, सेट पर पहुँचा हूँ और ज़ोर से चिल्लाया पैक अप। मुझे देख के गुस्से में, मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो भी इंसल्ट ही थी कि पहुंचने के साथ सेट पे पैकअप कर दिया, मतलब शूटिंग ही नहीं करेंगे आज। इसका मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि बॉलीवुड में अगर हम फिल्मों में जाते हैं या हम इस तरह के परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोफेशन लेते हैं तो अपना ईगो हमें एक तरफ रख देना चाहिए। हाँ, नहीं, हमारे प्रोफेशन में ईगो होता ही नहीं। अगर ईगो करेंगे आप करोगे तो अभी जैसे जाइए, आप कहाँ जाएंगे, मैं जिस गरीब तबके को मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर वो ईगो रखता तो मैं वो कर ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। और चलते चलते करण कुछ बताना चाहेंगे, कुछ छोटी सी टिप्स जो बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल खासकर जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं उनको एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, उनको एक्टर बनने का बहुत शौक है और उन लोगों की ड्रीम, मुझे लगता है जितना मैं समझती हूँ दिल्ली से ज़्यादा उनकी मुंबई उनके लिए डेस्टिनेशन है। तो उनके लिए आप कितना बोलोगे, मुंबई कितना दूर है, कितने जल्दी उसको वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, एक्टिंग भी, आज की एक्टिंग, मतलब जब 90s में जो हीरोज़ हुआ करते तो उनका बारे में तो मुझे नहीं उतना पता, लेकिन आज की एक्टिंग में ये है कि कंपटीशन बहुत है जी। तो आपको बहुत तैयार होके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो, वो अगर आप
आधा अधूरा नॉलेज लेके आओगे तो फिर फेलियर मिलेगी, फिर आप इंडस्ट्री को गाली दोगे, जो गलत बात है। आज IAS PCS की भी लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी भी एक तैयारी होती है। वैसे एक्टर बनने की भी एक पूरी तैयारी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बॉडी अच्छी बना ली, आपने डांस सीख लिया, नहीं। एक्टिंग की भी एक विधा है, उसका एक पूरा तरीका होता है। दिल्ली जैसे शहर में तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां वो सीख सकते हैं। आप प्रॉपर सीखिए, प्रॉपर तैयार होके आइए, फिर आपको भी वहां मज़ा आएगा और आप कॉम्पिटिट कर पाओगे। और जब आप कॉम्पिटिट करोगे तो आप बराबर से अपनी जो चीज़ें दूसरे लोग करते हैं उतना ही अच्छा आप भी करोगे। तो जिस दिन आपका भाग्य चमकेगा उस दिन आपको रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको मेथड एक्टर बुलाती हूँ। मेरे हिसाब से आप एक मेथड एक्टर हैं और आप इनोवेशंस भी करते हैं। और कहीं ना कहीं करण, मैं आपको 1 या 1.5 साल बाद देख रही हूँ, यू हैव चेंज योर सेल्फ लुक फॉर कम्प्लीटली फॉर द रोल। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। हाँ, उसके लिए मुझे बहुत 6 महीने की तैयारी करनी पड़ी थी। दाढ़ी अभी कटी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मतलब पूरा जिम मुझे छोड़ना पड़ गया था। मैं सिर्फ रनिंग करके बॉडी को श्रक करना था ताकि बॉडी में कट्स ना आए, क्योंकि मैं जो रोल था वो एक साइकिल रिक्शा वाले का, साइकिल रिक्शा वाले की बॉडी नहीं होती है। तो मुझे वो चीज़ ख़त्म, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे अपने आप के लिए। मैंने चैलेंज, क्योंकि पूरी यूनिट में डायरेक्टर को छोड़ के बाकी उनकी जो टीम को, उनको विश्वास नहीं था कि ये रिक्शा वाला लगेगा। प्री प्रोडक्शन से ही उनकी आंखों में मुझे दिख गया। मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन जब भी मैं ऑफिस जाता था डायरेक्टर के साथ अपने रोल पे डिस्कशन करने के लिए, तो उनकी आंखों में दिखता था कि ये, उनको लगता था ये रिक्शे वाला कैसे लगेगा। तो मेरे लिए चैलेंज था। तो मैंने, अब बाकी जनता जनार्दन है, वो भगवान है, वो फैसला करेगी। कुछ दिन बाद ऐसा होगा, आप सड़कों से निकलेंगे, लोग कहेंगे ओए रिक्शे वाले, ओए रिक्शा, तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करती हूँ। मुझे करण आनंद से बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच रितु, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और आपके इस प्लेटफॉर्म को देखने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। और मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। एक है ओ माई गॉड 2, जिसमें मेरा रोल छोटा सा है, लेकिन दूसरी जो फिल्म है जाइए आप कहाँ जाएंगे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वो फिल्म आए याद रखिएगा, प्लीज़ उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू।